Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के बारे में डिस्कस किए थे कंसेप्ट्स। जी, प्राइवेट कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी है, उसके मेंबर 4 या 5 हो तो नॉन फॉर प्रॉफिट में आ सकती है ना? जी बिल्कुल आ सकती है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए मिनिमम जो नंबर है वो 3 है। ठीक है, 3 से ऊपर हो तो फिर वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पर रजिस्टर हो सकता है। मतलब आपने कहा था कि अगर ऑनर चेंज हो रहा है तो कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओनर चेंज हो जाए तो कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन सर अगर जो नया ऑनर आएगा तो वो मेंबर ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो चेंजिंग आएगी ना? नए मेंबर के आने से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंज रिक्वायर्ड नहीं होता। इसलिए ऑनर सर वो तो ऑनर बनाता है ना मेमोरेंडम ऑफ। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ओनर के लिए जब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स एक दफ़ा रजिस्टर हो जाता है उसके बाद कोई इंडिविजुअल ओनर उसमें अल्ट्रेशन नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। अगर उसमें चेंज करनी हो तो फिर उसके लिए एक रूल बताया गया है, उसके मुताबिक चेंजेस होंगी। वरना तो फिर हर ओनर आके कहेगा आप मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज कर दो, और अगर कोई एग्री नहीं करते उससे तो वो तो लड़ाई झगड़े वाली बात होगी। ठीक है, तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स एक दफ़ा रजिस्टर हो जाए तो उसके बाद जो आने वाले मेंबर्स होते हैं जो चेंज होके आते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उन्हें मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की पाबंदी करनी है, उसके खिलाफ नहीं जाना। अगर उसको चेंज करना है तो उसके लिए बाकायदा एक तरीक़ाकार दिया गया लॉ में, जो हमारे सिलेबस में भी मौजूद है। ठीक है, हमने उसको कवर करना है। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की अल्ट्रेशन कैसे हो सकती है। जी, वन दो एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल है, उसको रिवोव कर दिया जाता है उसका लाइसेंस, और दूसरी कंपनी में उसका कैश पे ट्रांसफर किए जाते हैं, और दूसरी कंपनियां हैं 10, तो कमीशन किसको सपोर्ट करेगा? 10 में से किसको ट्रांसफर एसेट होगा? किसको? देखिए, लॉ ने इस बारे में हमें कोई हमारे सिलेबस में भी मौजूद नहीं है और लॉ में भी मौजूद नहीं है कि जो जिस कंपनी को ट्रांसफ़र किए जाएंगे एसेट्स उसकी सिलेक्शन कौन करेगा और कैसे होगी। ठीक है, उस बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ इतना जानना है कि अगर लाइसेंस रिवोक होता है तो उसने अपने एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है। जी, जो मेंबर्स होते हैं एसोसिएशन के, तो वो एक हर पीरियड के बाद पेमेंट करते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को? नहीं सब्सक्रिप्शन देते रहते हैं हर। नहीं, वो मेंबर का ये मतलब नहीं है कि वो मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन देना उनके लिए लाजमी होगा। वो कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे अपनी जेब से कर सकते हैं, लेकिन ये कोई क्लब वगैरह की मेंबरशिप नहीं होती कि जिसमें मंथली पैसे अदा करना ज़रूरी होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बाकी वो अगर अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करना चाहें वो कर सकते हैं। जी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अगर वाइंड अप हो रही है, कोई लायबिलिटी बाकी रह जाए तो वो पे नहीं होगी। वो जिस बंदे के पैसे थे वो ज़ाया हो गए, ख़त्म। जी, 10 कंपनी हो, क्या जरूरी कि एक ही कंपनी को सारे एसेट प्रोवाइड किए जाए? मतलब ज़्यादा है। देखिए, अगर ज़्यादा कंपनीज है तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे कंफर्म नहीं, लाने लिखा नहीं हुआ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो एक से ज़्यादा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और कोई बस जी, जी अगर कोई और कंपनी ऐसी है जिसको उन्होंने एसेट ट्रांसफ़र नहीं किए तो उस कंपनी में वो डायरेक्टर बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी, रिस्ट्रिक्शन उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी है? जी बिल्कुल, शिक्षा फैमिली मेंबर्स के लिए भी है, ताकि वो ये ना हो कि डायरेक्टर जो है वो खुद तो नहीं अपने बेटे को या अपने भाई को है वो हमें डायरेक्टर लगा दें। ठीक है, रिश्वत लेनी है बंदा, ज़रूरी तो नहीं अपने नाम से ले, वो किसी फैमिली मेंबर के नाम से भी ले लेता है। इसलिए ला ने उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। और कोई क्वेश्चन? जी, लाइसेंस रिन्यू करवाने की जरूरत होती है कि स्पेसिफिक पीरियड के बाद एक्सपायर हो जाएगा और इसे दोबारा रिन्यू करवाना? देखिए, क्या लाइसेंस रिन्यू करवाने की ज़रूरत है? प्रोसीजरल इश्यूज लॉ में डिस्कस नहीं होते हैं। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस मिल जाए तो वो रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं होती अनलेस के उसे SECP रिवोक कर दे। मेंबर्स को बेनिफिट क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा, जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। तो ना करें, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ना बनाए, कोई और काम कर ले। और कोई क्वेश्चन? तो ये जनरल पब्लिक से ले सकते हैं पैसे? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का जनरल पब्लिक से पैसे ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। जनरल पब्लिक के पैसों से तो चलते हैं ये डोनेशन।
इसके फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं बिल्कुल। हाँ, जनरल पब्लिक के डोनेशन से ही नॉर्मली ये लोग चलते, ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है। और भी क्वेश्चन? जी सर, इनको जब रिक्वायरमेंट को रिवोक का लाइसेंस होता है तो उसके बाद रिक्वायरमेंट को मीट न करें, तो जब इनके एसईपी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देता है, इसका नुकसान भी होता है मेंबर वगैरह को? एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट होने से मेंबर्स वगैरह को क्या नुकसान होता है? वो घर चले जाते हैं, बस और तो कोई नुकसान नहीं है। जो उनकी जिम्मेदारी है वो दूसरा पूरा करेगा। लेकिन ज़ाहिर एक नेगेटिव सिग्नल होता है कि आप अच्छे तरीके से अपना काम, एक तो चलते हुए आपने लाइसेंस रिवोक करवा लिया अपना, वो ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया आपने अफेयर्स को, और फिर उसके बाद वाइंडिंग अप का भी काम सही नहीं कर रहे। जी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के मेंबर्स को बनाकर बाद में घर बैठ जाते हैं। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के मेंबर्स को बना के बाद में घर नहीं, वो बेसिकली नॉर्मली वो खुद ही डायरेक्टर्स भी होते हैं ना, तो वो कंपनी के अफेयर्स को चलाते भी हैं। जी, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि है रेगुलेटर्स ऑफ कंपनी। कंपनी को रेगुलेट कौन लोग करते हैं, कौन लोग कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ये सीखने जा रहे हैं हम। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए कि क्या कंपनी के जो रेगुलेटर्स होंगे वो विद इन द कंपनी होंगे, आउटसाइड द कंपनी होंगे, या दोनों हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। रेगुलेट करने का मतलब कंपनी के मामलात की निगरानी करना, देखना, चलाना उनको। तो कुछ रेगुलेटर्स हैं इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल। आज के लेक्चर में हमने इन दोनों के बारे में पढ़ना है कि इंटरनल कौन है और एक्सटर्नल कौन है। एक्सटर्नल रेगुलेटर्स में सबसे पहले टॉप टू डाउन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कोर्ट। आपको पता है अदालत जो है, अदालत के पास तो इतनी अथॉरिटीज़ हैं, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ये तो कंपनी है, तो इससे रिलेटेड भी किसी भी किस्म का ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है। कुछ पावर जो है वो कंपनीज एक्ट कोर्ट को प्रोवाइड करता है कि ये वो मामलात है जिनमें अगर कोई डिस्प्यूट राइज हो जाए, मसला आ जाए, तो कोर्ट फिर फैसला करेगा। कोर्ट के नीचे फिर इसके बाद बारी आती है एससीसीपी की, जिसे हम कमीशन या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा स्वेयर मामलात होते हैं कंपनी के, वो एससीसीपी डील करता है। एससीसीपी के फैसलों से अगर आप मुतमिन नहीं, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो कंपैरेटिवली रूटीन नेचर के मामलात होते हैं, उनको डील करने के लिए एससीसीपी के नीचे एक बंदा होता है रजिस्ट्रार, जो कि बेसिकली एससीसीपी का हिस्सा होता है, लेकिन इसके ज़िम्मे रूटीन नेचर के मामलात होते हैं। यूँ समझ लीजिए रजिस्ट्रार जो है ये ब्रांच ऑफिस में बैठेगा और हेड ऑफिस में एससीसीपी डील करता है मामलात को। अगर मामला ज़्यादा से रूटीन नेचर का हो तो हम सब ऑफिस जाते हैं, ब्रांच ऑफिस रजिस्ट्रार के पास। लेकिन अगर वो क्रिटिकल नेचर का हो तो फिर एससीसीपी हेड ऑफिस जाते हैं। इंटरनल टू द कंपनी कौन सी अथॉरिटीज़ हो सकती हैं? वो हो सकते हैं विद इन द कंपनी, सबसे ऊपर मेंबर्स। अच्छा, अब देखिए मेंबर जो हैं ये कंपनी के मामलात को चलाते नहीं हैं, लेकिन कंपनी की स्ट्रेटजिक डायरेक्शन क्या होगी, किस तरह की कंपनी होगी, रन करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगी, जैसे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, ये सारे बनाना मेंबर्स की जिम्मेदारी है। उस मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर रहते हुए डायरेक्टर्स काम करेंगे। ठीक है, तो जो विद इन द कंपनी हाईएस्ट अथॉरिटी है वो मेंबर्स हैं। मेंबर्स के बाद डायरेक्टर दूसरे नंबर पे। मेंबर्स डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर्स के बाद बारी आती है, डायरेक्टर्स भी डे टू डे बेसिस पे बेसिकली ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, लेकिन हर रोज ऑफिस नहीं आते हैं। डायरेक्टर महीने, 2 महीने या 3 महीने के बाद एक मीटिंग होती है इसकी, जिसमें आके सारा जायजा लेता है मामलात का और एडवाइस करते हैं दूसरे स्टाफ को कि क्या करना चाहिए, और घर वापस चले जाते हैं। डे टू डे बेसिस पे मामलात को मैनेज करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं इसको, चीफ एग्जीक्यूटिव को। और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव के बाद नीचे, इसके नीचे सीएफओ, इसके अलावा और दूसरे ऑफिसर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या शेयर रजिस्ट्रार या चेयरमैन, और कुछ दूसरे लोग। ये हमारे मेन रेगुलेटर्स हैं या कंपनी को चलाने वाली पार्टीज हैं, कुछ विद इन द एंटिटी और कुछ आउटसाइड द कंपनी। विद इन द कंपनी कौन सी है? मेंबर्स, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव। और आउटसाइड पार्टी कौन सी है? कोर्ट, एससीसीपी और रजिस्ट्रार। ठीक है,
इन सब के ऊपर अलग-अलग आगे चल के हमने डिटेल डिस्कशन करनी है, बाकायदा पूरा चैप्टर है मेंबर्स के ऊपर भी और डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी। लेकिन इन अथॉरिटीज के ऊपर जितनी डिस्कशन है वो हम आज और कल के लेक्चर में कर लेंगे। फिर इसके बाद इनका कुछ कंसेप्ट में जिक्र आएगा, सिर्फ इनके ऊपर डिस्कशन हम डिटेल में नहीं करेंगे इसके बाद, ठीक है। अब पहले इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनल टू द कंपनी कुछ रेगुलेटर्स उनके ऊपर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेंबर्स। मेंबर कौन होते हैं? जो कंपनी के मालिकान, किसी भी ओनर्स, किसी भी कंपनी का मेंबर बनने के तीन तरीके। पहला तरीका यह है कि उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही हो, रजिस्टर हो रही हो, उस वक्त उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को जो लोग साइन करते हैं, जो लोग बनाते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को, ठीक है, वो जब साइन करके रजिस्ट्रार को जमा करवाते हैं मेमोरेंडम आर्टिकल, और रजिस्ट्रार उनको रजिस्टर कर लेता है, स्टैंप लगा देता है, अप्रूव कर देता है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। उस वक्त जितने भी सिग्नेटरी होते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के, वो ऑटोमेटिकली मेंबर्स बन जाते हैं, कंपनी के मालिकान बन जाते हैं। सिग्नेचर करने वालों को कहते हैं सब्सक्राइबर्स। एक टर्म है प्रोमोटर। प्रोमोटर का मतलब है ऐसे लोग जो कि कंपनी को सेटअप करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए 4-5 लोग बैठे हो, कहते हैं यार फारे ही बैठे हैं, ऐसा करते हैं कोई कंपनी बना लेते हैं, आइडिया आया उनके ज़हन में, ये प्रोमोटर्स हैं। इनमें से हो सकता है कुछ लोग मेमोरेंडम और आर्टिकल्स प्रिपेयर करें और 5 में से 4 लोग एग्री करें साइन करने के लिए, इसका मेंबर्स बनने के लिए। 5वां के नहीं भाई, मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प करूंगा रजिस्ट्रेशन में, मैं इस कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तो सब प्रोमोटर्स थे 5, उनमें से जो जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में साइन करेंगे वो हो जाएंगे सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर हो गए 4। अब जब ये रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाने के लिए मेमोरेंडम आर्टिकल्स को जमा करवाया गया, उसने रजिस्टर कर लिया, तो जब कंपनी बन गई, ये सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली मेंबर्स बन गए, ठीक है। अच्छा, एक तो मेंबर वो लोग जिन्होंने इनिशियली मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को सब्सक्राइब किया। इसके बाद अगर एक कंपनी बन गई, अब आप उसके मेंबर बनना चाहते हैं, अब 2 तरीकों से बन सकते हैं। अगर तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, आप उसके शेयर्स खरीद लें। जो शेयर होल्डर होते हैं वो भी मेंबर होते हैं, ठीक है। तो आप बाद में सब्सिक्वेंट टू इनकॉर्पोरेशन अगर कंपनी के शेयर्स बाय कर लेते हैं तो आप कंपनी के मेंबर बन जाएंगे, चाहे 1 शेयर क्यों ना हो आपके पास, ठीक है। शेयर होल्डर भी कंपनी का मेंबर होता है। और तीसरा तरीका यह है कि अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है, तो फिर तीसरा तरीका यह है कि आप मेमोरेंडम में उसकी गारंटी दें कि अगर वो कंपनी वाइंड अप की तो आप उसके एसेट्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, और उसके साथ ही आप कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। ये 3 तरीके हैं। जिस तरह टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी में फ़र्क था ना, बॉडी कॉर्पोरेट कम्प्रीहेंसिव टर्म है जिसमें 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। एक कंपनी भी है, एक जो अदर लॉ एंड स्टैट्यूट के मुताबिक इनकॉर्पोरेट हुई है, और दूसरा फॉरेन लॉज में, और फिर 2 एक्सेप्शन भी थी। उसी तरह एक डिफरेंस है कंसेप्ट मेंबर और शेयर होल्डर में। मेंबर एक कम्प्रीहेंसिव टर्म है, इसमें 3 तरह के लोग आते हैं, सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर, और वो जिन्होंने एग्री किया होता है कंट्रीब्यूट करने के लिए इन कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसमें। तो ये 3 ये फ़र्क है शेयर होल्डर और मेंबर में। ये फ़र्क समझ आ गया? यानी जिस तरह का फ़र्क कंसेप्चुअली बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी में था, उसी तरह का फ़र्क मेंबर और शेयर होल्डर में। मेंबर कम्प्रीहेंसिव टर्म है। फिर उसके बाद मेंबर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए, और डायरेक्टर्स आगे अपॉइंट करते हैं नॉर्मली चीफ एग्जीक्यूटिव को। अब आते हैं एक्सटर्नल पार्टीज की तरफ। एक्सटर्नल पार्टीज 3 है, कोर्ट, एससीसीपी, रजिस्ट्रार। हम स्टार्ट करते हैं रूटीन नेचर के मामलात से, यानी रजिस्ट्रार से, और ये देखेंगे कि रजिस्ट्रार के पास क्या अथॉरिटीज हैं, क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, ठीक। आज के लेक्चर में, और ये आज कंक्लूड नहीं हो सकेगा, एक तरीका तो यह है कि मैं इसको 10 मिनट में भी भुड़का सकता हूँ, ठीक है, बल्कि आपसे कह दूंगा कि रीडिंग कर लो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लो। आप रीडिंग कर लेंगे, समझ कुछ भी नहीं आया होगा, कह देंगे सर सब कुछ समझ आ गया, लेक्चर नहीं बढ़ गया। लेकिन ऐसे नहीं, इसमें जितने कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं वो सब कंसेप्ट आगे चल के लॉ में यूज़ होंगे। तो एक तरह से आपको पूरे कंपनी लॉ की सैर करवा रहा हूँ आज के लेक्चर में, ठीक है। बहुत से कंसेप्ट हो गए, ये आपने हरगिज़ याद नहीं करना, ये आपने घर जाके जितने भी पॉइंट्स हैं याद
नहीं करने, सिर्फ समझना है। इनको सुनते जाएं और समझते जाएं। घर जाके रीडिंग करनी भी है तो सिर्फ इस नियत से कि आपका कंसेप्ट रिफ्रेश रहे जो आपने सुना है। इनको याद नहीं करना, ये रटा लगाने के लिए नहीं है। तो पढ़ने क्या जा रहे हैं हम कि जो एक्सटर्नल रेगुलेटर्स हैं जो कंपनी के मैटर्स को रेगुलेट करते हैं, 3 रजिस्ट्रार, एससीसीपी और कोर्ट, इनमें से हर एक की क्या क्या पावर एंड ड्यूटीज है, किसकी पावर, एंड पे आपको डिसाइड कीजिए कि किसकी पावर ज्यादा है किसकी पावर कम है। सबसे पहले रजिस्ट्रार की सबसे पहली और सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है या पावर है, जिसकी वजह से इसका नाम रजिस्ट्रार पड़ा, वो ये है कि इसने कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर करना है। कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल, अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कहाँ पे रजिस्टर होगा? रजिस्ट्रार के पास। एससीसीपी के पास नहीं जाना, आपके इलाके का जो भी रजिस्ट्रार लगता है उसके पास जाएंगे, उसके पास डॉक्यूमेंट्स देंगे उसको, वो देखेगा अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक है, प्रॉपर प्रिपेयर हुई है तो उसको रजिस्टर कर लेगा, और रजिस्टर करने के बाद एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस बात का सबूत है कि कंपनी बन गई, कंपनी बन गई। मुझे आज तक याद है मैट्रिक के पेपर थे, फॉर्म फिल करना था तो हमारे टीचर आके क्लास में वो पूछने लगे, हाँ भाई हमने उनसे पूछा कि फॉर्म के साथ क्या क्या सबमिट करवाना है, तो कहने लगे क्या सबूत है आपके पास कि आप पैदा हो गए हैं, क्या सबूत है? हमने कहा सर हम वो, कहते नहीं ला इसको नहीं मानता। ला किसको मानता है? वो बर्थ सर्टिफिकेट। तो जिस तरह एक नेचुरल पर्सन का पैदा होने का सबूत बर्थ सर्टिफिकेट है, उसी तरह एक आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी, इसके वजूद में आने का भी एक सर्टिफिकेट है। क्या? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर कंपनी के पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ये इस बात का लीगल एविडेंस है कि कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, इनकॉर्पोरेट हुई, वरना वो कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। ठीक है। और जिस तरह नेचुरल बात है, जिस तरह हमारा वो जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसमें नाम लिखा होता है, डेट्स वगैरह होती हैं, उसी तरह इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में भी कंपनी का नाम और डेट्स वगैरह होंगी। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इक्वल है हमारे बर्थ सर्टिफिकेट के। कंसेप्चुअली एक ही चीज़ है, कंसेप्चुअली एक ही चीज़ है, प्रेजेंटेशन जाहिर है फ़र्क होगी। एक ही क्लियर हो गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? और ये रजिस्ट्रार कब इशू करता है? जब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को रजिस्टर करता है, पहली पावर। ठीक है, यानी इसीलिए इसको रजिस्ट्रार कहते हैं, कंपनीज को रजिस्टर करता है। यहाँ पे कंपनी रजिस्टर हो गई। फिर इसके बाद टू अप्रूव नेम एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, रेक्टिफिकेशन और चेंज ऑफ नेम। देखिए क्लास में फॉर एग्जांपल किसी का नाम है अली फॉर एग्जांपल, क्या लाजमी है कि क्लास में और कोई दूसरा स्टूडेंट इस नाम से नहीं होगा? क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नेचुरल पर्सन के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो कोई भी नाम रख सकते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल होते हैं कंपनीज, इनके ऊपर लाजिम होता है कि इन्होंने कुछ नाम ऐसे हैं जो ये नहीं रख सकते, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पाबंदियां होती हैं। जैसे कोई भी नई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम नहीं रख सकती, वरना लोगों को धोखा हो जाएगा कि पता नहीं किस कंपनी की बात की जा रही है, इस कंपनी की या इस कंपनी की। तो नाम डिफरेंट होना चाहिए। आपको एक नाम के 2 नेचुरल पर्सन तो मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी नहीं एक नाम की 2 कंपनीज मिलेगी। बल्कि मिलते जुलते नाम को भी अवॉइड किया जाता है कि लोगों को धोखा ना हो। ठीक है, तो इसीलिए याद रखें, कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने से पहले, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स रजिस्टर करवाने से पहले, भेजने से पहले ही प्रोमोटर्स ये चेक कर लेते हैं कि जो हमने नाम सेलेक्ट किया है ये ऑलरेडी किसी कंपनी का नाम तो नहीं है। बल्कि रजिस्ट्रार के पास रिजर्व भी करवा लेते हैं कि सर ये नाम रिजर्व कर दें, हम अनकरीब मेमोरेंडम आर्टिकल्स आपके पास लेने के लिए आ रहे हैं, तो इस नाम के साथ हम अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, फर्ज कीजिए कंपनी ने एक नाम रख लिया। आप नेचुरल पर्सन अपना नाम चेंज कर सकता है, कंपनी भी अपना नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हमें नादरा की परमिशन की ज़रूरत होती है, उसी तरह कंपनी के केस में भी अगर नाम चेंज करते हैं, या अगर फ़र्ज़ कीजिए गलत नाम से, सेम नेम से फ़र्ज़ कीजिए गलती से कोई कंपनी रजिस्टर हो गई, उसको चेंज करना है, रेक्टिफाई करना है, तो कंपनी का एक दफ़ा जो नाम रजिस्टर हो जाए उसको चेंज भी किया जा सकता है। कौन चेंज करेगा? तो रजिस्ट्रार नाम को अप्रूव भी करता है और नाम को रेक्टिफाई भी करता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए, जनरली नाम को रजिस्टर करवाना हो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल नेम्स हैं, स्पेशल नेम्स, खास नाम या खास अल्फाज हैं जो अगर किसी कंपनी ने अपने नाम में इस्तेमाल करने हो तो उसे कमीशन से इजाज़त लेना पड़ती है।
इसीलिए अगर आप SCCP की पावर्स देखेंगे तो उसमें भी नेम से रिलेटेड कुछ पावर आ रही होंगी कि SCCP की ये पावर है कि वो अलाउ कर सकता है सर्टन वर्ड्स इन द नेम्स ऑफ ए कंपनी। फॉर एग्जांपल ऐसे अल्फाज जो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ कनेक्शन शो करते हों। ठीक है, ये कंसेप्ट सारे के सारे, ये भी ब्रीफली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सारे के सारे कंसेप्ट डिटेल में हमने स्टडी करना है। तो रूटीन नेचर में कंपनी ने नाम रखना है या चेंज करना है, किसके पास जाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के। लेकिन अगर कुछ खास अल्फाज अपने नाम में ऐड करने हैं, वो खास अल्फाज क्या है अभी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, तो उसके लिए कमीशन के पास, SCCP के पास जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। टू अप्रूव अल्टरेशन इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स एक दफा रजिस्टर करवा लिया, क्या पॉसिबल है कि बाद में इसको चेंज करवाने की जरूरत पड़े? क्या मेंबर्स इसको चेंज करवा सकते हैं, अल्टरेशन करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। किसके पास जाना पड़ेगा? भाई जिसके पास रजिस्टर करवा रहा है उसी के पास जाना पड़ेगा। तो अगर अल्टरेशन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में करवानी है, इसके लिए रजिस्ट्रार के पास, कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास। फिर टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी इशू करता है। ये क्या? अच्छा, एक होता है हमारा शनाख्ती कार्ड, सॉरी एक होता है बर्थ सर्टिफिकेट, एक होता है शनाख्ती कार्ड। दोनों में फर्क होता है क्या नहीं होता? पहले कौन सा मिलता है, फिर उसके बाद शनाख्ती कार्ड। कंपनी के लिए अच्छा कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगती है उस पर, वो कुछ काम नहीं कर सकता लीगली। जी, ड्राइविंग नहीं कर सकता, अच्छा बाहर भी नहीं जा सकता, मुल्क से बाहर। अच्छा नहीं, और भी कुछ रिस्ट्रिक्शन इस तरह की होगी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं क्या रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन पता है कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं। अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि जब आपका शनाख्ती कार्ड बनेगा उसके बाद आप फुली एम्पावर्ड है, आप कोई भी काम कर सकते हैं लीगली, लेकिन उससे पहले ला आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज नहीं कर सकते। उसी तरह जब एक कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद क्रिएट हो गई तो अभी भी उसके ऊपर हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे कि आप ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते, जब तक कि उसका शनाख्ती कार्ड ना बन जाए। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड से क्या मुराद है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है उसके बाद कंपनी ओपन है, वो जो लीगल काम करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बन गया और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अभी नहीं बना तो प्रोबेबली कुछ काम पॉसिबल है कि कुछ काम कंपनी कर सकती है और कुछ काम कंपनी नहीं कर सकती, पाबंदी है। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में फर्क समझ आ गया? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन इशू करेगा और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये भी रजिस्ट्रार। आगे चलते हैं। टू रिसीव वेरियस नोटिसेस और डॉक्यूमेंट्स। नोटिसेस रिसीव करना या डॉक्यूमेंट्स रिसीव करना। कंपनीज एक्ट में बहुत सी चीज़ों में लिखा हुआ है कि ये रूटीन नेचर के मामलात कंपनी सेंड करेगी रजिस्ट्रार को और रजिस्ट्रार इशू करेगा नोटिस वगैरह कंपनी को। ठीक है, जैसे एक जगह पे लिखा हुआ है कि कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो रजिस्ट्रार को सबमिट करवाने हैं। और इसके अलावा और भी अगर कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल किया है तो इस चेंज की इत्तला रजिस्ट्रार को देनी है। तो रूटीन नेचर की जितने भी कम्युनिकेशन होगी वो बाय लॉ कोई भी कंपनी रजिस्ट्रार को सेंड करेगी। ठीक है, वो कमीशन या कोर्ट या किसी और अथॉरिटी को सेंड नहीं करेगी। तो रूटीन नेचर की कम्युनिकेशन के लिए कंपनी ने किसको रेफर करना है? रजिस्ट्रार को। नेक्स्ट कंसेप्ट, एक्सटेंशन ऑफ एजीएम। एजीएम किसको कहते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। इससे पहले मैं बताया ना जनरल मीटिंग किसको कहते हैं? मेंबर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग कहते हैं। बोर्ड मीटिंग किसको कहते हैं? डायरेक्टर्स की मीटिंग को। शाबाश। अब मेंबर्स की लॉ ये कहता है कि हर साल के बाद मेंबर्स की एक मीटिंग होगी। ये जो जनरल मीटिंग होती है इसकी डिफरेंट टाइप्स, 3 टाइप्स है। जो मेंबर्स की मीटिंग है ना, जिसे जनरल मीटिंग कहते हैं, इसकी 3 टाइप्स हैं। एक मीटिंग उस वक्त होती है जब कंपनी सेटअप होती है, स्टार्ट में, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है, उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। एक कंपनी वो होती है जो हर साल ईयर एंड खत्म होने के बाद
शेयर होल्डर मिल बैठते हैं और पूरे साल की डायरेक्टर्स की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। ये हर साल होती है, इसे कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग या एब्रीविएट करते हैं एजीएम। और फर्ज कीजिए अगर एजीएम दूर है और दरमियान में कोई शेयर होल्डर्स की ज़रूरत पड़ गई, कोई उनसे अप्रूवल लेने की, कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो गई, तो साल के दौरान में भी जनरल मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं ज़रूरत के वक्त, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एब्रीविएट करते हैं ईजीएम या ईओजीएम। ठीक है, अभी हम सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग रूटीन की बात कर रहे हैं। अब देखिए एनुअल जनरल मीटिंग लॉ ये कहता है कि जैसे ही साल खत्म हुआ 4 महीने के अंदर अंदर करवानी है आपने। जैसे अगर ईयर एंड 31 दिसंबर है तो इसका मतलब है कंपनी ने 31 दिसंबर हो गया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 अप्रैल से या उससे पहले पहले एजीएम करवा लेनी है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कोरोना की वजह से या किसी और वजह से, लाइट बार बार जा रही है, लोड शेडिंग की वजह से, किसी और वजह से कंपनी एजीएम को उस टाइम पे कंडक्ट ना करवा सके? अगर नहीं करवा सकती 4 महीने में और चाहते हैं कि जी 1 महीना हमें मजीद मिल जाए, एक्सटेंशन के लिए कहीं अप्लाई करना चाहिए कि खुद ही फैसला कर लेना चाहिए? कहाँ अप्लाई करना चाहिए? रजिस्ट्रार को। और याद रखें यहाँ पे आगे लिखा हुआ है अनलिस्टेड। इसका मतलब क्या है? अनलिस्टेड कंपनी है तो इसने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है रजिस्ट्रार को, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो फिर एक्सटेंशन के लिए किसको अप्लाई करना होगा? शाबाश, ऐसी ज़रा देखते हैं यहाँ पे ये पावर है कि नहीं है। कहाँ पे लिखे, नजर आ रही है आपको कोई? ये एक्सटेंशन ऑफ एजीएम आगे लिखा नहीं हुआ लेकिन अंडरस्टूड है, ये लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी को अगर एक्सटेंशन चाहिए तो वो रजिस्ट्रार को कॉन्टैक्ट करेगी, लिस्टेड कंपनी को एक्सटेंशन चाहिए तो वो कमीशन को अप्रोच करेगी। फिर टू इंस्पेक्ट एंड सीज बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, कि कंपनी के बुक्स एंड रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट भी कर सकता है रजिस्ट्रार और सीज भी कर सकता है। जैसे फर्ज कीजिए हमने वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वाले में स्टडी किया था कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर वो उसने 2 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं करवाई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, या था वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। अब ये कैसे पता चलेगा? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है इलीगल तरीकों से पैसे इकट्ठे करना किसी जगह से और फिर बाहर के मुल्क में भेज देना। ठीक है, फिर बाहर के मुल्क में भेज देना, यह मनी लॉन्ड्रिंग। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एनजीओ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, कि पाकिस्तान में बत्ताखोरी या इलीगल एक्टिविटी, स्मगलिंग वगैरह के जरिए से पैसे कमाते हो और बाहर के लोगों को, अपने जो ओनर्स हैं उनको स्टेंड कर देते हो, या बाहर कुछ और लोगों को? बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, अब इसमें अगर रजिस्ट्रार को इतला मिले कि कोई कंपनी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, क्या उसके पास कोई पावर होनी चाहिए कि कंपनी का रिकॉर्ड देख सके? क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जैसे अगर वो कैश भेजते हैं तो कोई ना कोई बुक्स में रिकॉर्ड करते होंगे ना कैश भेजा हुआ है। ठीक है, चाहे सीधा नहीं लिखते होंगे कि कैश मनी लॉन्ड्रिंग का भेजा है कोई और, लेकिन पर्पस लिखते होंगे और चेकिंग करने पे अंदर की बातें सामने आ जाती है। क्या रजिस्ट्रार के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो ऐसे रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करे? बिल्कुल है। और सीज भी कर सकता है। सीज करने का मतलब अगर उसमें से कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आ जाए तो उसे शक होता है, ऐसा ना हो गड़बड़ तो पकड़ी गई है, अब मैं अगर वापस जाऊं तो पीछे से आग लगा दे और रिकॉर्ड सारा जल गया, तो वो उस रिकॉर्ड को अपने कब्जे में भी कर सकता है। लॉ ने उसे पावर दी है, वो इंस्पेक्ट भी कर सकता है कंपनी का रिकॉर्ड और उसको सीज भी कर सकता है। ठीक, इसमें दरमियान में शायद कहीं मॉर्टगेज चार्जेस की बात आई होगी, उसको काट दीजिए। रजिस्ट्रार की पावर्स में कहीं कोई मॉर्टगेज चार्जेस वाली बात आई होगी, इसको काट दीजिए। जी, रजिस्ट्रार ही बिक जाए तो फिर कुछ नहीं, बिक जाए तो बिक जाए, बिक गया बस, अब तो कुछ नहीं हो सकता भाई जी। नहीं, फिर कोई इंस्पेक्ट नहीं करता, अल्लाह है ना, अल्लाह पूछेगा। ये डॉलर्स में भी और दूसरे मुल्क की करेंसी में भी ट्रांसफर हो। अब उस तरफ ना चले जाए मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ कि किस तरीके से होगी, कैसे करेंगे, वो छोड़े, अपने ला के इसको तरफ रहे जी। यहाँ तक हमने जितनी पावर एंड ड्यूटीज पढ़ी हैं, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, मीटिंग के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ये सिर्फ सैर करवा रहा हूँ आपको ऊपर ऊपर से। यूं समझ लीजिए हवाई जहाज में हम बैठे हैं और सैर कर रहे हैं नीचे, ला कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। हाँ, अब नीचे उतर के उन चीजों को हमने डिटेल में देखना नहीं शुरू कर देना। हर कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस होगा, हर कंसेप्ट। यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि आपको ओवरव्यू दे दिया जाए कि लॉ में आप क्या क्या कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं।
हर कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस होगा, लेकिन आज की क्लास में नहीं, ठीक है। वो बाद में जैसे जैसे फ्यूचर में टॉपिक आते जाएंगे हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। और कोई क्वेश्चन? क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम क्या है? क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम का मतलब यह है कि मेमोरेंडम के अंदर कितने सेक्शन होंगे या मेमोरेंडम में क्या क्या लिखा जाएगा, ठीक है। मेमोरेंडम में 6-7 चीजें लिखी जाती है, हर चीज को कहा जाता है क्लास। जैसे नेम क्लास, नेम क्लास में क्या लिखा जाता है? कंपनी का नाम। प्लेस क्लास होती है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास होती है। प्लेस में लिखा जाता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस जगह पे है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में लिखा जाता है कि कंपनी काम क्या करेगी, ठीक है। तो क्लास का मतलब था सेक्शन जी। ये है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार क्लियर? आगे चलते हैं हम एससीसीपी की तरफ। एससीसीपी के बारे में एक तो उसके ऑफिसेस के बारे में सुन लीजिए। एससीसीपी का हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में और इसके 8 रीजनल ऑफिसेस हैं डिफरेंट सिटीज में। जहां जहां पे एससीसीपी ने देखा कि जहां जहां एक्टिविटीज ज्यादा है, कंपनीज की तादाद ज्यादा है, उस रीजन में उसने अपने जो ऑफिसेस बना लिए और हर ऑफिस का जो हेड है वो रजिस्ट्रार अपॉइंट कर दिया, ठीक है। जैसे लाहौर है, कराची है, इसके अलावा और जो इंडस्ट्रियल सिटीज है। अब एससीसीपी की पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है? सबसे पहला एक तो हम पढ़ भी चुके हैं, क्या? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस कौन देता है भला? रजिस्ट्रार तो नहीं देता। आपने खुद पढ़ा, वो एक क्वेश्चन में भी उसने कहा, पूछा था कि अथॉरिटी कौन है? एससीसीपी, बिल्कुल। फिर टू अलाउ सर्टेन, ये हम पढ़ चुके हैं कुछ सब। फिर टू कंफर्म चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास ऑफ मेमोरेंडम। अब देखिए मेमोरेंडम में कोई भी चेंज अगर लाना है आपको रजिस्ट्रार के पास जाना। उसमें बहुत सी क्लासेस है, बहुत से सेक्शन है, ठीक है, 6-7 सेक्शन है। आप किसी भी सेक्शन को चेंज, जैसे आप वो क्वेश्चन पूछा करते थे कैपिटल वाला, कि क्या एक दफा कंपनी ने कैपिटल रजिस्टर करवा लिया अपना, उसके बाद उस कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है? बिल्कुल इंक्रीज कर सकती है। कैसे इंक्रीज कर सकती है? मेमोरेंडम में एक क्लास होती है कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल क्लास, ठीक है। उसमें रजिस्टर्ड कैपिटल लिखा है कितना है। अगर आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। करना क्या पड़ेगा? मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा, अल्टरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, एक लफ्ज है चेंज, एक है अल्टरेशन। दोनों का मतलब 100% सेम है। जैसे एक लफ्ज है बाय, एक लफ्ज है परचेज, दोनों का मतलब 100% एक है, लेकिन अकाउंटेंट जो है उनका फेवरेट लफ्ज होता है कौन सा? परचेज। आप कभी नहीं सुनेंगे उनके मुंह से लफ्ज बाय, वो हमेशा परचेजेस का वर्ड यूज करते हैं, पसंद है उनको। उसी तरह जो लॉ मेकर्स होते हैं उनको चेंज का लफ्ज नहीं पसंद, उनको अल्टरेशन का लफ्ज पसंद। दोनों का मतलब हालांकि एक ही है, लेकिन अल्टरेशन। तो आपको शेयर कैपिटल एक दफा रजिस्टर करवा लिया, क्या इंक्रीज करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम की अल्टरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ चेंजेस ऐसे हैं वो तो रजिस्ट्रार खुद कर लेता है, कुछ चेंजेस ऐसे हैं रजिस्ट्रार कहता है नहीं नहीं ये क्रिटिकल है, इसके लिए मैं नहीं, इसके लिए आप एससीसीपी के पास जाओ। वो एससीसीपी के पास जाते हैं, वहां से हम सर्टिफिकेट लेते हैं, उसके बाद फिर वापस रजिस्ट्रार के पास आते हैं और वहां से भी चेंज अप्रूव करवा के फिर आ जाते हैं। क्योंकि असूल के मुताबिक चेंज को अप्रूव तो ये करेगा, लेकिन एक एडिशनल कंडीशन है कि कुछ चीज़ों के लिए, जैसे नाम है, नाम में कुछ वर्ड लगाने हैं, वो इधर भेज देता है। यहाँ से अप्रूवल लेके फिर उसके पास आते हैं तो वो फौरी रजिस्टर कर देगा। इसी तरह अगर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करवानी है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, तो उसके लिए अप्रूवल एससीसीपी देगा, एससीसीपी देगा। और इस अप्रूवल में कुछ आगे फॉर्मेलिटीज एससीसीपी देखता है। इसलिए है कि कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी ने कराची में अपना ऑफिस स्टैब्लिश किया, ठीक है, वो कराची के बैंक से लोन लिया या वहाँ लोगों से पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद लाहौर शिफ्ट कर लिया। अब जिस बंदे से लोन लिया वो बेचारा हर हफ्ते चक्कर लगाता है लाहौर का, इधर आता है और उसको बहाना बना देते हैं कि सर अगले हफ्ते आइएगा। तो इस तरीके से जो लेंडर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाकी की क्लासेस के लिए नहीं, लेकिन मेमोरेंडम की एक क्लास अगर आपने चेंज करनी है तो उसके लिए आपको एससीसीपी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और वो कौन सी क्लास है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद टू लिसन अपील्स अगेंस्ट डिसीजन ऑफ रजिस्ट्रार। सिंपल, रजिस्ट्रार ने कोई नाम अप्रूव नहीं किया, ठीक है, आपको इतराज है, अपील फाइल करनी है उसके खिलाफ, कहाँ करेंगे? इसी तरह रजिस्ट्रार की जितनी भी दूसरी पावर्स है,
ठीक है, इनमें अगर रजिस्ट्रार ने कोई ऐसा फैसला कर दिया जो प्रमोटर्स या कंपनी के जो मेंबर डायरेक्टर्स हैं उससे एग्री नहीं करते, अपील फाइल करना चाहते हैं, कहाँ जाएंगे? और इसी तरह अगर एससीसीपी के फैसले के खिलाफ इतराज है कोर्ट जाएंगे। टू अप्रूव प्रोस्पेक्टस फॉर इशुएंस, प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करना, ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अच्छा मुझे बताइए, क्या एक कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है या कोई और सिक्योरिटी डिबेंचर वगैरह इशू कर सकती है पैसे इकट्ठे करने के लिए? गलत कंसेप्ट, प्राइवेट नहीं कर सकती, पब्लिक कर सकती। अच्छा, अगर आप एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो कॉलेज आपको एक प्रोस्पेक्टस देता है, आपने को उसमें एडमिशन लेना है तो दाखिला फॉर्म उसी में होता है। प्रोस्पेक्टस में दाखिला फॉर्म के अलावा और क्या चीज़ें होती हैं? वो डिटेल होते हैं, कॉलेज अपनी मशहूरी वगैरह या जो भी उनके अचीवमेंट्स वगैरह हैं, वो इंट्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं ताकि आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें और फिर फैसला कर लें कि क्या मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। अगर आप फिर भी विलिंग है तो आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, पैसे जमा करवाते हैं और एडमिशन ले लेते हैं। उसी तरह कंपनी का प्रोस्पेक्टस भी होता है जो कब इशू किया जाता है? जब कंपनी जनरल पब्लिक को, किसको? जनरल पब्लिक को शेयर्स वगैरह इशू करना चाहते हैं। तो अब अगर मैं जनरल पब्लिक में शामिल हूँ, मैं अपने पैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक कंपनी ने कहा जी हमारे शेयर्स खरीद लीजिए, क्या मैं फौरी तौर पे उस कंपनी का शेयर खरीद लूंगा? या मैं जानना चाहूंगा कि इस कंपनी का इंट्रोडक्शन क्या है, ये कब बनी थी, ये काम क्या करते हैं, पिछले कई सालों का इनका रिजल्ट क्या रहा है, इनके डायरेक्टर्स में कौन कौन से लोग शामिल हैं, वगैरह वगैरह, और बहुत सी डिटेल। तो कंपनी ये सारी इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करती है, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं प्रोस्पेक्टस। उसी में एक एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है। अगर आप उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद इंटरेस्टेड है कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए तो आप उस प्रोस्पेक्टस को फिल करते हैं और जमा करवा देते हैं। तो ये प्रोस्पेक्ट, लेकिन याद रखें वो प्रोस्पेक्टस इशू अब ये नहीं है, उस प्रोस्पेक्टस की बेस पे लोगों ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगानी है। तो कंपनी की कोशिश क्या होगी, यार प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डाल दूं जो कि हमारा एक्चुअल पोजीशन जो है उसको शो ना करे, बल्कि हमारे बढ़ा चढ़ा के हमारे रिजल्ट्स को शो कर रही हो। तो ऐन मुमकिन है कि कंपनी इसमें कोई गलत इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर दे। इसीलिए रजिस्ट्रार ने ये कहा है कि जब कभी कोई कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो पहले हमसे अप्रूवल लेंगे, हम उसके प्रोस्पेक्टस को देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद अगर उसमें सारी इंफॉर्मेशन ठीक हुई तो हम उसको इंक्लूड कर देंगे। एक ये भी चांस होता है कि जो जो इंफॉर्मेशन कंपनी के अगेंस्ट जा रही है वो उसको निकाल दें प्रोस्पेक्टस से, और जो उनकी फेवर में जा रही है उसको ऐड कर दें। तो एससीसीबी ने यह भी कहा हुआ कि जब कभी प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे उस प्रोस्पेक्टस में ये सारी इंफॉर्मेशन हो जाए, बाकायदा लिस्ट दी हुई है, ताकि कंपनी ऐसा ना करे कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन सारी इंक्लूड कर दे, नेगेटिव इंफॉर्मेशन एक्सक्लूड कर दे। तो एससीसीबी चेक करता है कि क्या सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूडेड है, उसके बाद अप्रूव करेगा। तो प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करना ये भी किसने करना है? रजिस्ट्रार ने नहीं। एक्सटेंशन ऑफ एजीएम, ये भी बात हमने कर ली लिस्टेड के केस में, बिल्कुल। टू कॉल जनरल मीटिंग इफ कंपनी डिफॉल्ट्स इन होल्डिंग, अगर कंपनी, देखें हमने बात की थी कि मीटिंग होल्ड होगी तो उसका पीरियड भी लॉ ने स्पेसिफाई किया है। जैसे एजीएम का पीरियड क्या स्पेसिफाई किया, अभी मैंने बताया, ये रेंट के बाद 4 महीने के अंदर अंदर। अगर एक्सटेंशन लेनी हो रजिस्ट्रार के पास चले जाओ, अनलिस्टेड, लिस्टेड की एक्सटेंशन लेनी है कमीशन के पास। और अगर कंपनी एक्सटेंशन के बावजूद भी कॉल नहीं करते, अच्छा अभी इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, वो जहन में रखिएगा, इंटरेस्टिंग होगा शायद आपके लिए। जनरल मीटिंग है शेयर होल्डर की, मेंबर्स की, लेकिन जनरल मीटिंग कब होगी, किस जगह होगी, किस वक्त होगी, ये सारे फैसले डायरेक्टर्स करते हैं। डायरेक्टर्स शेयर होल्डर को नोटिस भेजेंगे, सर अब आपकी एजीएम इस जगह पे इंतजाम करने के बाद होगी। अब अगर डायरेक्टर्स कोई नोटिस ही नहीं भेजते, अब क्या करें? क्या कंपनी खुद से, मेंबर्स खुद से मीटिंग कॉल कर लें? इसका जवाब यह है कि इस सिचुएशन में एक जगह पे लॉ ने ऑप्शन भी दी हुई है, मेंबर्स को खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन एससीसीबी के पास भी पावर है।
कि अगर कंपनी डिफॉल्ट करे यानी एजीएम को कंडक्ट ना करवाए तो उस सूरत में एससीसीपी नोटिस इशू करके उस मीटिंग को कॉल करवाएगा, कंडक्ट करवाएगा। फिर टू अपॉइंट ऑडिटर इन सर्टेन केसेस, इसको भी एक्सक्लूड कर दीजिए। ठीक है, ये पावर तो है, ये नहीं कि पावर नहीं है, पावर है इनकी, लेकिन हमारे सिलेबस से अब ये चीज निकल चुकी है। तो जो सिलेबस से चीज निकल चुकी है वो भी मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, हालांकि वो एससीसीपी की पावर में है। टू अप्रूव लोन टू डायरेक्टर्स, अब ये जो डायरेक्टर्स होते हैं इनके कब्जे में चूंकि कंपनी की अमानत होती है, पैसे होते हैं, तो रिस्क ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो ये अपने जाती फायदे के लिए काम करे और एक दूसरे को लोन अप्रूव करते रहे। तो डायरेक्टर्स को अगर लोन देना है तो ये डायरेक्टर्स अप्रूव नहीं करेंगे, ये एससीसीपी अप्रूव करेगा। ये इनके ऊपर एक चेक लगाया गया है कि ऐसा उन्होंने कंपनी के फायदे अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे, कंपनी के पैसे अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे। तो जब कभी डायरेक्टर को लोन की जरूरत पड़ेगी, क्या वो एक दूसरे को लोन दे सकते हैं? एससीसीपी अप्रूव करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। क्या इसके अगर एससीसीपी खुद मीटिंग कंडक्ट करवाता है, क्या इसके एक्सपेंसेस एससीसीपी बेयर करेगा? नहीं, वो कंपनी से लेगा। बल्कि उसकी पहली कोशिश पता क्या होती है, जिस डायरेक्टर की जिम्मेदारी थी और उन्होंने नहीं कंडक्ट किया ना, उसकी तनख्वाह में से पैसे काटे। उस पहली कोशिश की, क्योंकि सजा उसको मिलनी चाहिए ना जिसकी जिम्मेदारी थी और उसने नहीं किया पूरा काम। नेक्स्ट कोर्ट। कोर्ट हमारे वैसे तो कोर्ट के पास बहुत सी बेतहाशा पावर्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक 3 कंसेप्ट्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं और कोर्ट की पावर्स में। पहला कंसेप्ट है इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ने कंडक्ट करवाने हैं, नहीं। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एजीएम होती है। डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? मेंबर्स। और मेंबर्स किस मीटिंग में अपॉइंट करेंगे? जनरल मीटिंग में, यानी एजीएम में। अगर एजीएम में डायरेक्टर्स के इलेक्शन का एक तरीकाकार है जो आगे हम पढ़ेंगे। क्या डायरेक्टर्स के इलेक्शन में धांधली हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, जब प्रोसीजर पढ़ेंगे तब आपको अंदाजा होगा, उसमें 1-2 लूप होल्स हैं, धांधली हो सकती है। अच्छा, अगर धांधली हो गई तो अब जो डायरेक्टर बन गए सो बन गए, अब अपनी टर्म पूरी करें। यहाँ के दरमियान में आके जब पता चले कि धांधली हुई थी तो कोर्ट में अप्रोच करके इस इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है। इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है। तो अगर डायरेक्टर्स के इलेक्शन में कोई इरेगुलरिटी है और कोई शेयर होल्डर ये चाहता है, वो कहता है यार मेरे पास 25% शेयर्स थे और मीटिंग का नोटिस मुझे जानबूझ के नहीं भेजा इन्होंने, क्योंकि मैं आके अपने बंदे को वोट ना दे दूं जिसको मैं चाहता हूँ डायरेक्टर अपॉइंट हो, तो ये इलेक्शन तो सही नहीं हुए, धांधली हुई इसमें। अगर वो कोर्ट के पास चला जाए और साबित हो जाए कि इरेगुलरिटी थी, कोर्ट के पास ये पावर है इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स को इनवैलिड करार दे सकता है। इसी तरह अगर जनरल मीटिंग में कोई फैसले हुए, जनरल मीटिंग में कुछ फैसले हुए और इसी तरह की इरेगुलरिटी जनरल मीटिंग में भी हुई, ठीक है, हालांकि ये फैसला भी जनरल मीटिंग में हुआ, ठीक है, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। तो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के अलावा अगर किसी और मैटर में इरेगुलरिटी हुई तो क्या कोई मेंबर जो समझता है कि उसका हक उससे इस्तेमाल करने की अथॉरिटी नहीं दी गई, वो कोर्ट के पास जाए तो कोर्ट उस जनरल मीटिंग को इनवैलिड करार दे सकता है? बिल्कुल। कोर्ट सारी की सारी जनरल मीटिंग को भी इनवैलिड करार दे सकता है और पार्ट ऑफ द जनरल मीटिंग को भी इनवैलिड करार दे सकता है। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए किसी जगह पे उन्होंने कहा जी डिविडेंड कितना पे होना चाहिए, अब सारे शेयर होल्डर ने अपना अपना ओपिनियन दिया, एक शेयर होल्डर जो था उसने भी अपना ओपिनियन दिया, लेकिन उसका वोट काउंट नहीं हुआ। जनरल मीटिंग में वोट की बेस पे फैसले होते हैं, उसका वोट जानबूझ के काउंट नहीं किया गया। अगर उसका वोट काउंट करते तो फैसला बदल जाता। अब इस सिचुएशन में जब वो कोर्ट के पास जाएगा, बताइए कोर्ट को सारी की सारी प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग इनवैलिड करार दे देनी चाहिए या एक पार्ट ऑफ मीटिंग? एक पार्ट। तो कंप्लेन के लिहाज से हमें कंप्लेन करनी पड़ेगी कोर्ट में जाके, कंप्लेन के लिहाज से कोर्ट डिसाइड करेगा कि मुझे पूरी जनरल मीटिंग को इनवैलिड करार देना है या उसकी प्रोसीडिंग्स, कुछ प्रोसीडिंग्स को। और फिर रेजोल्यूशन टू वेरी शेयर होल्डर्स राइट्स,
हर शेयर के कुछ राइट्स, जैसे शेयर होल्डर की लायबिलिटी होती है ना, क्या लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर की? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय द। उसी तरह शेयर होल्डर के राइट्स भी होते हैं। आप बता सकते हैं शेयर होल्डर के क्या राइट्स हैं? डिविडेंड रिसीव करना, मीटिंग अटेंड करना, मीटिंग जहां पार्टिसिपेट करना और उसमें वोट कास्ट करना। बिल्कुल ठीक है, खास तौर पे वोट कास्ट करना, क्योंकि जितने भी फैसले होंगे वो वोट्स की बेस पे होंगे। अब ये क्वेश्चन रिसेंट टाइम में भी है, जो भी मैं कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। अगर कुछ शेयर होल्डर के, कंपनी के दो तरह के शेयर होल्डर हैं, अगर कुछ शेयर होल्डर्स के राइट्स कंपनी वेरी करना चाहती है, क्या कर सकती है? फर्ज कीजिए कंपनी ने फैसला किया, शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उनमें से एक शेयर का एक वोट है, नॉर्मली इसी तरह होता है, एक शेयर का एक वोट। कंपनी ने मजीद पैसे चाहिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, कंपनी बाहर से मजीद लोगों को शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो ये कहते हैं कि सर हम इस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें रिस्क ज्यादा है, नुकसान हो जाएगा, ठीक है, या ऐसा ना हम पैसे इन्वेस्ट करें और फैसला जो है वो पुराने वाले शेयर होल्डर करें, पुराने वाले फैसले नहीं करते। तो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी ये कर सकती है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ज्यादा राइट्स उनको दे दे, उनको देते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स। ठीक है, अगर कंपनी की दो क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, एक क्लास ए क्लास बी, दोनों के इक्वल शेयर है, 1 वोट फॉर 1 शेयर, कंपनी ये चाहती है कि जो क्लास बी के वोटिंग राइट्स हैं उनको वेरी कर दे। वेरी कैसे कर दे? उनको डबल कर दे। कर सकती है कंपनी, इसकी कुछ कंडीशन है, कर सकती है। अच्छा, राइट्स को वेरी कर दिया, लेकिन फर्ज कीजिए अगर कुछ दूसरे शेयर होल्डर इस वेरिएशन से मुतमिन नहीं है, उनके ख्याल में उनके साथ ज्यादती हुई है, क्या इस वेरिएशन को इनवैलिड करार दिलवा सकते हैं? लेकिन किसके पास जाना पड़ेगा? एससीसीपी के पास नहीं, कोर्ट के पास। कोर्ट ही इनको इनवैलिड। अब इसकी कुछ कंडीशन भी हैं, जो कंडीशन मीट करेंगे तो फिर वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट्स को इनवैलिड करार दिया जाएगा। वो कंडीशन हम जब वो चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस कर रहे होंगे। तो बताइए ये कोड क्लियर हो गया? अभी तक के लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। ये डिसाइड कौन करता है कि शेयर होल्डर्स के किस वाले शेयर होल्डर के कौन से राइट्स को वेरी करना है? ये डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, लेकिन अप्रूवल शेयर होल्डर्स की भी होती है। ये नहीं कि डायरेक्टर की मर्जी और उन्होंने राइट्स को वेरी कर दिया, शेयर होल्डर की भी अप्रूवल। लेकिन आपको पता है कि जो फैसले होते हैं वो नॉर्मली मेजॉरिटी की बेस पे होते हैं। तो हो सकता है कि कुछ मिनॉरिटी के शेयर होल्डर वो कहें कि जी मैं हमारे साथ ज्यादती हुई। तो अगर मिनॉरिटी के शेयर होल्डर के साथ उन्होंने कुछ उनके राइट्स को वेरी करके उनको नुकसान पहुंचाया है, तो मिनॉरिटी शेयर होल्डर फिर कोर्ट के पास आते हैं। नहीं, कोर्ट ये नहीं कि मेजोरिटी, कोर्ट सर्कमस्टेंसेस को देखती है, वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये वाकई इन मिनॉरिटी शेयर होल्डर के राइट्स को निगलेक्ट किया गया या नहीं। अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि वाकई इनको निगलेक्ट किया गया इनके राइट्स को और ये इनके लिए नुकसानदेह है, तो फिर कोर्ट वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट्स को इनवैलिड करार दे देगी। और कोई क्वेश्चन? जी, ये जो रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकता है और सीज कर सकता है, ये सिर्फ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के केस में है, नहीं, ये हर कंपनी के केस में। मैंने एग्जांपल सिर्फ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट की दी क्योंकि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग वाले को स्पेसिफिकली पॉइंट को पढ़ा था, वरना ये हर कंपनी के रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट भी कर सकता है और सीज भी कर सकता है। इंस्पेक्ट करने का क्या मतलब है? ऑफिस में जाके देख सकता है और कह सकता है मुझे कॉपी दो। सीज करने का मतलब क्या है? अपने कब्जे में ले लेगा। और कोई क्वेश्चन? एक बंदे के पास 60% शेयर है और सर बात 10 बंदे उसके साथ सपोर्ट है सर, वोटिंग सर उसकी कह रहे हैं सर, ये कम है तो फैसला कोर्ट किसका मानेगा? देखिए, अगर किसी बंदे के पास 60% कंपनी के शेयर्स है और दूसरे लोगों के पास 40% है, 60% वाले ने कोई ऐसा फैसला करवाया जो 40% वालों के लिए नुकसानदेह है, तो कोर्ट के पास जाते हैं 40% शेयर होल्डर। कोर्ट किसकी बात मानेगा? कोर्ट नहीं, कोर्ट याद रखें, कोर्ट मेजोरिटी ऑफ शेयर की बेस पे नहीं देखता। कोर्ट ये देखता है इंसाफ का तकाजा क्या है। इंसाफ के तकाजे के अगर
10% शेयर होल्डर्स भी कोर्ट पहुंच जाए ना और कहें सर ये, और 90% दूसरी साइड पे हो और पता चल रहा हो कि इन 10% के साथ जाती हुई है, कोर्ट 90% लोगों का डिसीजन नल एंड वाइड करार दे देगा और 10% वालों को कहेगा ये ठीक है। ठीक है, कोर्ट ने लीगल प्रोविजंस देखनी है, लॉ देखना है, वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं देखता। वरना तो इसका मतलब है छोटा इन्वेस्टर मर गया, हर कंपनी में छोटा इन्वेस्टर तो उसकी मानी नहीं जाएगी। नहीं, इस तरह नहीं होगा। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं आज? जी जी, क्या प्रमोटर्स के पास कोई लीगल अथॉरिटी होती है? बेसिकली प्रमोटर्स का लीगल स्टेटस ही कोई नहीं होता। इनफैक्ट वो तो सिर्फ कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी उसके बाद लीगल स्टेटस की बारी आती है, उससे पहले इनके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है तो कोई इनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। और कोई क्वेश्चन? चलिए, आज के लेक्चर में हमने अथॉरिटीज के बारे में स्टडी किया, रिकैप कर लेते हैं क्विकली। अथॉरिटीज में हमने पढ़ा अथॉरिटीज दो तरह की हो सकती है, विद इन द कंपनी भी, आउटसाइड द कंपनी भी। विद इन द कंपनी कौन कौन सी अथॉरिटी है? मेंबर, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव और कुछ दूसरे ऑफिसर्स जैसे CFO, जैसे शेयर रजिस्ट्रार और इसके अलावा चेयरमैन, ये कुछ ये सारे कंसेप्ट हमने बाद में स्टडी करना है। ठीक है। और एक्सटर्नल रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन सी है? एक्सटर्नल रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं कमीशन, कोर्ट, कमीशन, रजिस्ट्रार। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉइंट्स प्रोबेबली आपने रजिस्ट्रार में पढ़े होंगे। इसका ये मतलब नहीं है रजिस्ट्रार मोस्ट पावरफुल है, नहीं नहीं, इसका मतलब यह है कि जो सबसे ज्यादा काम इसी के जिम्मे लगाया गया। जो ज्यादा क्रिटिकल काम है वो SCCP, और फिर जो मोस्ट क्रिटिकल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर कोर्ट से कॉन्टेक्ट किया जाता है। नॉर्मली अगर आपको कंपनी के किसी भी फैसले से एतराज है, उसको नल एंड वाइड कराना चाहते हैं, तो आप कोर्ट में जाके अप्लाई करते हैं। क्लियर आज का? चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज।